हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन हाफ रीड किया था। आज हम आगे रीड करेंगे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। यहाँ पर स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। महान व्याकरणज्ञ पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। पहले जो दोनों एक ही थे, बाद में ये दोनों अलग हो गए थे और उसकी शाखाएं थे। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षा में होता है और इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित पंथ और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों की, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान भी नहीं दिया और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो उनके मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्रता रहा। अतः वह भारत से बाहर निकल गया, जो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया। उनका कहना था, मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे से यह कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती, थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। लास्ट क्लासेस में आपने ये लेसन भी रीड किया था।
चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका अब आधुनिक नाम पटना है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। उन्होंने यूनान की सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए थे और उन्होंने सब मिलकर फिर पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस महान साम्राज्य की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी। एक विवरण सिलिकुस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी, प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। वह अपने जीवन में सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। इस पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार, वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जल मार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा और उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी की अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा। कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बिठा दे। अगला हमारा टॉपिक है अशोक। अशोक के बारे में भी आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। कलिंग के लोगों के बहादुरों से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। फिर भी इस युद्ध के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे युद्ध से विरक्ति हो गई। वह युद्ध को बहुत बुरा समझने लगा। उसने एक फरमान जारी कर दिया और कहा कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है। इस फरमान में यह भी कहा गया कि महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने बहुत कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद करने के लिए विदेशी कारीगरों को भी रख छोड़ा था। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई।
वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने ये लेसन अच्छे से रीड करना है और जो भी छोटे क्वेश्चन बनने हैं आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं।